मित्रों, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के अंदर हमने अब तक सीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, एलएएफ, ये सब क्वांटिटेटिव टूल्स देख लिए हैं। इनकी मदद से आरबीआई मनी सप्लाई और टोटल अमाउंट ऑफ लोन क्रेडिट वो इकोनॉमी में एक्सपांड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो दिस क्वांटिटेटिव टूल्स दे विल डिसाइड द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अब उसके विपरीत के ऊपर से जो इतना सारा पानी जनरेट हुआ, लोन का पानी, वो कौन से क्षेत्र में कितना कितना जाना चाहिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, उसके लिए भी आरबीआई के पास कुछ हथियार रहते हैं जिसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, बहुत सारे हैं, एक एक करके आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद वी विल सी द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड लास्टली वी विल डू सम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उस हिसाब से पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव टूल्स, और उसके अंदर सबसे पहला सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये पढ़ते हैं। इसकी आवश्यकता इकोनॉमी में क्यों हुई? आज़ादी के बाद के भारत में 1951 अराउंड 34% ऑफ द लोन्स वेर गोइंग टू द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, और बाकी का पैसा जा रहा था सामान्य आदमी और किसानों को। धीरे धीरे आप देखिए कि ये बढ़ रहा है, और जब हम 1968 तक पहुंचते हैं तो पता चलता है ऑलमोस्ट 68% ऑफ द बैंक लोन्स आर गोइंग टू द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, सामान्य आदमी के पास हार्डली 30%, और उसमें से भी किसानों के पास तो एक छोटी बूंद का कतरा ही जाता होगा। अब सरकार ने भी इस बात को नजर में लिया कि सबको बराबर से कुछ लोन मिलना चाहिए। उस अनुसंधान में सरकार की तरफ से कदम उठाया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट बैंक्स 2 राउंड में किया गया, 69 एंड 80। तो सरकार की तरफ से ये काम हुआ ताकि सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को लोन में ज्यादा पैसा मिल सके। साथ ही साथ आरबीआई ने भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आजादी के बाद से लेके अप टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, आरबीआई का यहां पर जो रवैया था, इट वाज समथिंग लाइक नेगेटिव रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ द टूल्स, कि नॉन फूड सेक्टर में इससे ज्यादा आपने लोन में पैसा नहीं देना है, ऐसा वो बैंक को आदेश करते थे। सिमिलरली बड़े उद्योगपति को 1 करोड़ या उससे ज्यादा लोन में देना है तो हमसे पहले अनुमति लेनी होगी। तो ये क्या है, एक प्रकार से हथियार यूज हो रहा है, बट इन द नेगेटिव डायमेंशन, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, एंड रिस्ट्रिक्टिव सेंस। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और उसके बाद जो एक लिबरलाइजेशन का माहौल चला, उस अनुसंधान में जो टूल्स चले दे वर ऑफ पॉजिटिव टाइप। ऐसा मत करो इस प्रकार से वो नहीं बोलेंगे, उसके विपरीत कि कम से कम इतना करो, कम से कम किसानों को इतना लोन तो दो, लघु उद्योग को इतना दो वगैरह। दैट वाज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड क्रेडिट रेशनिंग। उसी प्रकार कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल फॉर ड्यूरेबल्स, ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आजादी के बाद शुरुआत में यूज किए गए नेगेटिव रिस्ट्रिक्टिव टाइप के टूल्स। इन द ईयर 1965 आरबीआई एक स्कीम लेके आई, क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम। उसका सिद्धांत ये था कि कमर्शियल बैंक किसी एक व्यक्ति को 1 करोड़ या उससे ज्यादा लोन में पैसा देना चाहे तो उससे पहले कमर्शियल बैंक ने आरबीआई की अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा करने का मंशा क्या थी आरबीआई की, ताकि बड़े उद्योगपति सारा पैसा कॉर्नर ना कर जाए, उस हिसाब से वो कुछ निर्णय ले सके। लेकिन ये स्कीम कुछ खास काम में आई नहीं। उसका कारण है, ये साल कौन सा है, 65 to 89। अब उस जमाने में अभी ईमेल, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये सब आना बाकी है, तो पेपर फाइल अप्रूवल के अंदर बहुत समय लग जाता था। एंड लैक्स मॉनिटरिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ उद्योगपति बाय द नेम ऑफ मिस्टर रॉबर्ट, और उसको पता है कि 1 करोड़ का लोन मांगने जाऊंगा तो आरबीआई तक फाइल जाएगी, तो वो ऐसा बोलेगा मुझे केवल 25 लाख दो, और बाकी मेरे रिश्तेदारों को, सोनिया, प्रियंका एंड राहुल, उनको 25-25। तो उस प्रकार से मतलब लूप होल से लोग बच जाते थे। क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम उतना आरबीआई की जो ओरिजिनल इंटेंशन थी उसमें मदद नहीं कर पाई। फिर ये 65 वगैरह के जो वॉर्स चलते थे, तो आरबीआई ने ये भी पाया कि कुछ व्यापारी कॉटन, शुगर केन, मेटल कमोडिटीज, इसके अंदर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते थे कि युद्ध के दौरान इसके दाम बढ़ जाएंगे और हम होर्डिंग और मुनाफाखोरी करेंगे। तो इस प्रकार के व्यापारी जो बैंकों से लोन लेते थे टू इन्वेस्ट इन द सेंसिटिव कमोडिटीज, उसके ऊपर ब्याज दर एकदम ऊंचे कर दिए गए। तो ये भी एक प्रकार से सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई ने अपनाया टू मेक द लोन्स एक्सपेंसिव और अनअवेलेबल टू द नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। सिमिलरली 73 के अंदर ये नियम किया गया कि बैंक वाले जो पूरे साल लोन में पैसा घुमाते हैं उसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा वो नॉन फूड सेक्टर में नहीं दे सकते। सो इन अदर वर्ड, फूड सेक्टर में वो पैसा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन को मदद मिले, फूड इन्फ्लेशन से लड़ा जा सके वगैरह। तो इस प्रकार के मतलब आजादी के बाद से लेके बीओपी क्राइसिस तक कुछ नेगेटिव रिस्ट्रिक्टिव टाइप के हथियार अपनाए गए।
सीलिंग्स इन द नॉन फूड सेक्टर, सीलिंग इन द बिग लोन्स वगैरह, लेकिन ये कुछ खास काम में आए नहीं, बिकॉज आरबीआई क्या करना चाहती थी, महंगाई से लड़ना चाहती थी, लेकिन वहां पर जो इश्यूज थे देवर सप्लाई साइड की, ये पाकिस्तान या चीन के साथ अपनी लड़ाई हो गई, या फिर कि सप्लाई साइड इशू अभी ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह अपना पूरा सर उठाना बाकी है, सो देयरफॉर प्रोडक्शन वाज नॉट कमिंग आउट। तो आप मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी कर लो, कोई फर्क आने वाला था नहीं। एंड सेकंडली, जो लोग स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकालते थे वो तो ज्यादातर किसी पॉलिटिशियन का ऐसा ब्लैक मनी ही घुमा रहे थे, ऐसा नहीं कि बैंक से तो वो कम ही लोन में लेके आते थे। एंड लास्टली फॉर दिस क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम हमने देखा कैसे लैक्स मॉनिटरिंग एंड लूप होल, तो ये कुछ काम में आए नहीं। देयरफॉर धीरे धीरे आरबीआई पॉजिटिव टाइप के टूल्स अपनाना शुरू किया। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो आप बोलेंगे तो हमेशा बच्चा कोई ना कोई उसका जुगाड़ निकालेगा। सो बेटर यू डू समथिंग पॉजिटिव कि कम से कम इतना करो, कम से कम इतना करो। सो फर्स्ट ऑफ दैट वाज प्रायोरिटी सेक्टर। ये प्रायोरिटी सेक्टर और वहां पर लैंडिंग इसकी आवश्यकता क्यों हुई? हमने देखा 68 के अंदर ऑलमोस्ट 68% ऑफ द बैंक लोन्स वेर गोइंग टू द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, और किसान और लघु उद्योग उनके हाथ में तो बहुत कम पैसा जा रहा था। अब ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ? उसका पहला कारण है पंचवर्षीय योजना। आजादी के बाद की आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए, और वहां पर भी नेहरू ने ये बोला कि हैवी इंडस्ट्री पर हम ज्यादा भार देंगे। अब जो भी हैवी इंडस्ट्री सरकारी क्षेत्र में बनाई गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंटरप्राइजेस, बट बैकएंड में उनको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था या प्लांट के लिए मशीनरी खरीदनी थी, वो सारी चीजें तो अभी भी टाटा बिरला और ऐसे बड़े उद्योगपति ही सप्लाई करते थे। तो जैसे जैसे सरकारी निगमों का एक्सपांशन होगा, बैकएंड में वो जहां जहां ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, ऐसी प्राइवेट रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्री या मशीनरी वाली इंडस्ट्री उनका भी एक्सपांशन होगा, तो वो वर्किंग कैपिटल मांगता है ऐसा बोल के बैंकों से ज्यादा उधारी में लेके आते थे। तो ये एक कारण रहा। दूसरा कारण डायरेक्टरशिप। आजादी के बाद ज्यादातर अपने बैंक प्राइवेट टाइप के थे, राष्ट्रीयकरण होना अभी बाकी है। तो ये प्राइवेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उद्योगपति ही रहते थे। बाय द ईयर 1963 आप पाएंगे कि पूरे भारत के अंदर कुल मिला के 188 लोग ऐसे थे रसूखदार, जो 20 बड़ी बैंकों के अंदर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, और साथ ही साथ 1400 से ज्यादा कंपनियों में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे। तो हमेशा वो बोर्ड ऑफ बैंक के बोर्ड में बैठ के उन पे दबाव डालेंगे बैंकों पे कि नहीं, वो वाली कंपनी को इतना पैसा दो, इतना लोन में दो वगैरह। So like that, the loans were getting concentrated in the hands of big industrialists. By the year 1967, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई को भी ये अंदेशा आ गया, तो उन्होंने बैंकिंग कानून में सुधार किया और एक सिस्टम बनाई, सोशल कंट्रोल ओवर द बैंक्स, कि ये बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी केवल बड़े उद्योगपति नहीं, उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होने चाहिए जो सोशल इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट इसका ज्ञान रखते हो, ताकि कुछ ग्राम विकास हो सके। खैर ये भी कुछ ज्यादा काम में आया नहीं। फिर ये ऐसा भी नियम बनाया गया कि कोई बैंक अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या उसके रिश्तेदारों को लोन में पैसा नहीं दे सकता वगैरह, बट लैक्स मॉनिटरिंग वो भी काम में आया नहीं। सो अल्टीमेटली ये 67 में कुछ सोशल कंट्रोल की बात की गई, और फिर सीधा 69 के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और उसके बाद 80 के अंदर वापस दूसरे राउंड में राष्ट्रीयकरण किया गया। सो लाइक दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर कन्वर्टेड इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक। अब जो बोर्ड में उद्योगपति बैठते थे, उसके बदले ये सरकार के जो भी चाहिए पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे वो बोर्ड में बैठने लगे। सो दैट अगेन डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बिकॉज अब ये जो पॉलिटिकल एलिमेंट गए बैंक के अंदर, वो फिर अपने या रिश्तेदार और उनको जो सूटकेस भर के ब्राइब्स देते थे, ऐसे उद्योगपतियों को लोन दो, ऐसा बैंकों पर दबाव डालना शुरू किया। सो अगेन इट डिफीटेड द पर्पस। देन यू आर ऑल्सो अवेयर देयर वाज वन लाइसेंस राज, कि मुझे टेलीफोन या स्कूटर बनाना है, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वहां पर भी उद्योगपति पैसा खिला के लाइसेंस ले लेते थे, और फिर कि हमारे पास लाइसेंस है बोल के राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाके कि अब तो हमें कैपिटल देना ही पड़ेगा, हमारे प्रोजेक्ट के लिए लोन दीजिए। लाइक दैट दे वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल द मनी इन दी बिग इंडस्ट्रीज। अब इससे लड़ने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि बाय लेट 60s गवर्नमेंट स्टार्टेड टू फोकस ऑन दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। अब उसके लिए भी किसान को दिस हाई यील्डिंग वेराइटीज, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब खरीदने की आवश्यकता हुई, तो इनपुट के लिए क्रेडिट लोन मांगता है। लेकिन अभी गांव में केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी ही थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, लेकिन गांव-गांव में अभी ब्रांच खोलना बाकी है, और रीजनल रूरल बैंक भी खुलना बाकी है, क्योंकि वो तो 1976 में उसका कानून आएगा। तो मतलब मित्रों, ये लेट 60s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस हो रहा है, रीजनल रूरल बैंक तो अभी 70s के बाद मिड पार्ट के बाद में आएगा। तो इस बीच में अब सरकार को और आरबीआई को लगा कि इसके बीच में किसानों को ज्यादा लोन में पैसा मिले, उसके लिए कुछ प्रयत्न करने होंगे। सो विद इन दिस ऑल दिस इवेंट्स आर गोइंग ऑन, तब 1968 में सबसे पहली बार आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर ये शब्द का प्रयोग किया
कि सभी कमर्शियल बैंक पूरे साल में जो लोन का पैसा घुमाते हैं कम से कम उसका 40% 3 प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए। कौन कौन से? एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स। बाद में धीरे धीरे उसमें और लिस्ट में नाम ऐड करते गए और ये टारगेट 1985 से सब बैंकों ने मानना होगा। इस प्रकार से फेज वाइज पूरी सिस्टम बनाई थी। सो दैट वाज 1968 पहली बार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शब्द का प्रयोग होता है। उसके एक साल बाद 1969 सरकार ने ऐसी बड़ी प्राइवेट बैंक पकड़ी जहां पर सामान्य लोगों का 50 करोड़ या उससे ज्यादा डिपॉजिट में पैसा था। तो ऐसी कुल मिला के 14 बड़ी प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया एंड दे वर ट्रांसफॉर्म इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ताकि वो लोग फिर गांव में ब्रांच खोले, गरीबों को पैसा दे वगैरह। लेकिन फिर भी ये सरकारी बैंक वाले अभी भी किसानों को, लघु उद्योग को लोन में पैसा देने से डरते थे कि वापस पैसा नहीं आएगा तो क्या। इसलिए इन द ईयर 1971 एक क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऐसी संस्था बनाई गई। मूल इसका काम ये था कि बैंक किसी प्रायोरिटी सेक्टर, किसी लघु उद्योग वगैरह को लोन में पैसा दिया और सामने से वो लोन वापस नहीं कर रहा है, इन दैट केस बैंक को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? ये क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो लोग मदद करेंगे, ताकि बैंक वाले अब आश्वस्त होकर प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग कर सके। उसके बाद 1980 तो इंदिरा गांधी ये गरीबी हटाओ 20 पॉइंट प्रोग्राम लेके आई। तो उसके अंदर जो जो क्षेत्रों में और जो जो चीज़ों पे बार दिया गया वहां पर सरकारी बैंक वाले लोन में ज़्यादा पैसा दे, इस प्रकार के कुछ नियम बनाए गए। तो ये कुछ काम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में चला। एज सच कौन से साल में क्या हुआ वर्बेटिम आपने याद नहीं रखना, और प्रीलिम के लिए तो वैसे भी ये खास उपयोगी नहीं, लेकिन अपने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पेपर 1 में आज़ादी के बाद का भारत, तो आज़ादी के बाद के भारत के अंदर अर्थव्यवस्था क्या थी, थोड़ा बहुत आपको अंदेशा होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हवा में पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो निबंध में, मेंस के अंदर लिखने के लिए थोड़ा आपके पास कंटेंट होना चाहिए। सो वी हैव स्टडीड। खैर, आज की तारीख में अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये चीज क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्राथमिक क्षेत्र के ऋण मानक। बेसिक फंडा इज कि ये बैंक वाले पूरे साल में लोन में जितना पैसा घुमाते हैं उसका सिलेक्टेड पोर्शन इट शुड गो टू द प्रायोरिटी सेक्टर सच एज किसान, लघु उद्योग, पिछड़ा वर्ग वगैरह वगैरह। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लाग किसको मानना पड़ता है? नियम आरबीआई बनाती है, मानना किसे पड़ता है? तो आप क्लासिफिकेशन में देखिए बैंक और वहां पर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के अंदर आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। तो इन तीनों पे लगता है कि पूरे साल में आप जितना पैसा घुमा रहे हैं उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए, और इन तीनों को हम यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक भी बोल सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल बैंक्स। डिफरेंशियल बैंक मतलब कुछ ऐसे बैंक है जिसके ऊपर आरबीआई ने ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि वो सिलेक्टेड जियोग्राफिकल एरिया में काम कर सकते हैं। वो जो डिपॉजिट और लैंडिंग का काम करते हैं उसके ऊपर कुछ नियम हैं कि इससे ज़्यादा पैसा ले नहीं सकते या दे नहीं सकते वगैरह। सो दोज आर कॉल्ड डिफरेंशियल बैंक्स, जिसके अंदर रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक वो साल में जितना पैसा लोन में घुमाते हैं उसका 75% दे हैव टू गिव टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। लोकल एरिया बैंक तो 40% लगता है, एंड पेमेंट बैंक तो उनको लोन में पैसा देने की अनुमति है ही नहीं, तो उस पर तो पीएसएल लगेगा ही नहीं। सो ऑन कमर्शियल साइड ऑफ द बैंक्स इनके ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स लगते हैं। अब आप जरा राइट हैंड पे फोकस करें, कोऑपरेटिव बैंक्स उसके ऊपर नहीं लगता है। देन दिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, वहां पर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज एक्जिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड सीडबी, उस पर भी नहीं लगता। प्राइमरी डीलर पे भी नहीं लगता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे भी नहीं लगता, इंश्योरेंस कंपनी पे भी नहीं लगता, मुद्रा बैंक वो भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उस पे भी नहीं लगता। इन सब पे आरबीआई का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स नहीं लगता है, केवल ये जो लेफ्ट साइड में है उन चीजों पे ही लगेगा। नाउ लेट अस रिफाइन इट फर्दर। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स क्या है? भारत के अंदर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या है वो आगे एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे। खैर, कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 और मोर ब्रांचेस, उनको नियम ये है कि 40% ऑफ देयर लोन शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर, और वहां पर भी रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक तो 75% देना पड़ेगा। टेक्निकली इसे बोला जाता है कि एनुअली आपका जो भी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है उसमें से जो चीज ज्यादा होगी उसका 40% या 75%। खैर, ये बैंक की परीक्षाओं के लिए याद रखना, यूपीएससी में इतना रिफाइन करके अपने को आवश्यकता नहीं। उसके विपरीत ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी भारत में 20 से कम शाखाएं हैं उनके ऊपर भी 40% का नियम लगेगा, बट इन अ फेज मैनर, कि 2015 में बोला कि उस साल 32% आप दीजिए, फिर 34, और ऐसे करते करते 2019-20 के अंदर
पूरे साल आप जितना लोन में पैसा घुमा रहे उसका 40% शुड गो टू द प्रायोरिटी सेक्टर, किसान, लघु उद्योग वगैरह। इसे और रिफाइन करते हैं। अपने भारत के अंदर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, एक्सिस बैंक, SBI वगैरह बड़े वाले, वो पूरे साल में जितना लोन में पैसा घुमा रहे हैं उसका 10% शुड गो टू वीकर सेक्शन, अनदर 10% शुड गो टू एग्रीकल्चर। अब वहां पर भी RBI ने पाया कि वो बड़े किसानों के हाथ में ही पैसा जा रहा है। सो इन 2015 दे कार्व्ड आउट अ सेपरेट कैटेगरी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, कि अलग से उनके हाथ में 8% ऑफ द लोन मनी शुड गो। अब यहाँ व्याख्या कि मार्जिनल फार्मर किसे बोलते हैं, जिसके पास अप टू 1 हेक्टर जमीन है। स्मॉल फार्मर किसे बोलेंगे, 1 हेक्टर से ज्यादा अप टू 2 हेक्टर जमीन है। तो ऐसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए अलग से एक श्रेणी का निर्माण किया गया। देन माइक्रो MSME इंडस्ट्री, और वहां पर भी माइक्रो एंटरप्राइज एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, उसको 7.5% वहां पर जाना चाहिए। और ऊपर वाली ये सारी कैटेगरी इसके अलावा भी हैं, एजुकेशन लोन, होम लोन्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वो सारे भी वहां पर भी कुल मिला के और 4.5%। एंड यू डू दी समेशन 10 + 10 + 8 + दिस, कुल मिला के 40% ऑफ द लोन शुड गो टू दिस प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो ये हुआ भारत के अंदर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, सरकारी और निजी बैंक, उसके ऊपर। नाउ फॉरेन बैंक्स विद 20 और मोर ब्रांचेस, उनके ऊपर भी यही कोटा लागू होंगे, बट वो सारी चीजें 2018 लाइक दैट फेज वाइज मैनर में जाएंगी। एंड देन फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, तो अब स्वाभाविक है पूरे भारत में जिसकी 20 से कम ब्रांच है तो वो कहाँ स्मॉल मार्जिनल फार्मर को ढूंढने जाएगा, राइट। तो इंटरनल ऐसे कोटा उनके ऊपर नहीं है, टोटल 40% जाना चाहिए। खैर, फॉरेन बैंकों के ऊपर क्या नियम लगते हैं, वो बैंक की परीक्षा IBPS वगैरह में ये एब्सोल्यूट फैक्ट याद रख के जाना है, UPSC के लिए इतना काम का नहीं। नाउ दिस वीकर सेक्शन, हमने देखा कि भारत के जो अपने शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसके वो पूरा जो पैसा कमाए उसका 10% वीकर सेक्शन में जाना चाहिए। तो वीकर सेक्शन किसे बोलते हैं, RBI की व्याख्या इस तरह से, स्मॉल मार्जिनल डिस्ट्रेस फार्मर्स, महिलाओं को 1 लाख तक का लोन में पैसा दिया जाए, SC ST PH एंड माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन से, मुस्लिम भी है, जैन भी है, पारसी, बौद्धिस्ट, आप इंडिया ईयरबुक के अंदर वो चैप्टर है सोशल जस्टिस वाला, वहां पर देख लेना। देन आर्टिजन, कॉटेज विलेज वगैरह, वहां 1 लाख रुपए तक का लोन दे दिया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसके जो लाभार्थी हैं, मैनुअल स्कैवेंजर का रिहेबिलिटेशन करते वक्त उनको जो लोन में पैसा दिया, ऐसा मतलब बैंक जो भी काम करती है वो इस कोटे में काम किया ऐसा मान लिया जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि एक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। अब यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, मतलब कि आपके खाते में पैसा नहीं है तो भी आप अप टू 5,000 रुपीज आपको उधारी में बैंक वाले देते हैं, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अगर किसी गरीब आदमी को, मतलब ऐसा हाउस होल्ड गाँव में जिसका एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं है, शहरों में 1,60,000 से ज्यादा नहीं है, ऐसे किसी फैमिली को अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक ने दिया तो वो भी उसके 10% वाले कोटा में काम हो गया ऐसा माना जाएगा। देन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको भी लोन में जो पैसा दिया वो भी PSL कोटा में माना जाता है। अब इसकी व्याख्या क्या है, मान लीजिए आप एक उद्योगपति हैं एंड यू आर डूइंग सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मोबाइल बना दिया, कोई नट बोल्ट बना दिया। सो इन मैन्युफैक्चरिंग इट डिपेंड्स कि आपने, उद्योगपति ने अपने प्लांट मशीनरी के अंदर कितना निवेश किया है, उस प्रकार से क्लासिफिकेशन होगा। माइक्रो तो मतलब कि 25 लाख तक का निवेश किया है आपने, स्मॉल मतलब 25 लाख से ज्यादा अप टू 5 करोड़, एंड मीडियम मतलब 5 से ज्यादा 10 करोड़ तक। सो दैट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप सर्विस सेक्टर में कोई कॉल सेंटर वगैरह चला रहे हैं, इन दैट केस इट डिपेंड्स, थोड़ा अलग है कि 10 लाख तक का निवेश आपने किया है तो वो आपकी इंडस्ट्री माइक्रो इंडस्ट्री है, 10 लाख से ज्यादा 2 करोड़ तक, देन स्मॉल, एंड 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक, देन मीडियम। इन सभी के अंदर जो भी लोन में पैसा घूमता है दैट इज काउंटेड अंडर द दिस PSL कोटा। बट यहां पर भी जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, जो मैंने ये पिंक कलर के अंदर लिखा है, उनको 7.5% ऑफ द एनुअल लोन शुड गो देयर, ऐसा नियम RBI ने किया। सो दैट इज इंटरनल कोटा। और सरकार ने भी अपनी तरफ से एक मुद्रा बैंक बनाया है जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाता है। तो ये मुद्रा बैंक किसकी मदद करता है, ऐसा मुद्रा बैंक पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स लागू नहीं होंगे, वो तो बैंकों को और दूसरे संस्थाओं को पैसा देगी और वहां से लोन में घूमेगा। बट वो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो किसके लिए है, इन सभी के लिए नहीं, दैट इज मेंट ओनली फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस। सो माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, उसके अंदर 7.5% ऑफ द लोन शुड गो, ऐसा RBI का PSL नियम है। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री क्या होता है, ऐसा इलाका जहां 10,000 से कम आबादी है और जो भी इंडस्ट्री है वहां पर प्रति वर्कर 15,000 से कम निवेश हुआ है, ऐसी इंडस्ट्री को बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। सो माइक्रो एंड खादी विलेज इंडस्ट्री कुल मिला के वहां पर 60.5% पूरे साल का पैसा लोन में जाना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या कैटेगरी है, एग्रीकल्चर
तो किसान और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हमने देख लिया। देन सॉइल कंजर्वेशन, वाटरशेड, वर्मी कंपोस्ट, दिस बायो फर्टिलाइजर, इसके लिए कोई उद्योगपति कुछ करना चाहते हैं वो लोन में पैसा दिया, दैट इज ऑल्सो काउंटेड। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप देख लीजिए, इवन यहाँ पर जो कोऑपरेटिव संस्थाएं होती हैं या कोई माइक्रो फाइनेंस वाले काम कर रहे हैं तो बैंक उनको मदद करता है, तो वो भी उनके बैंक के कोटे में काउंट कर लेंगे। हाउसिंग, मेट्रोपॉलिटन इलाके में मान लीजिए आपने 35 लाख का मकान खरीदा और उसके लिए बैंक ने आपको 28 लाख तक का लोन दिया, तो वो भी बैंक के इस कोटा के अंदर मान लिया जाएगा अंडर द हाउसिंग लोन। सिमिलरली हाउस रिपेयर, स्लम रिहेबिलिटेशन, इसके लिए कुछ उद्योगपति काम कर रहे हैं तो वहां पर भी काउंट कर लिया। सिमिलरली एक्सपोर्ट क्रेडिट, देन एजुकेशन लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज। टायर 2 टू टायर 4 सेंटर्स, सेंसस के हिसाब से आबादी में, वहां पर जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे स्कूल, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ऐसे किसी प्रोजेक्ट में बैंक ने लोन में पैसा दे दिया। या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पर कोई उद्योगपति ने प्रोजेक्ट किया तो उसका बायोमास या सोलर जनरेटर वगैरह, या इवन कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड अपने रूफटॉप सोलर प्लांट वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी, इन सभी क्षेत्र में जो बैंक वाले पैसे देंगे वो भी पीएसएल कोटा के अंदर माने जाएंगे। 2015 में आरबीआई ने नियमों में सुधार किए थे, तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दीज आर द न्यू कैटेगरी। सिमिलरली स्मॉल मार्जिनल फार्मर, वो भी न्यू कैटेगरी है। तो आप समझिए मित्रों, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और उसका सब कैटेगरी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसके द्वारा आरबीआई केवल इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं, उसके साथ साथ सोशल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ भी इंश्योर कर सकती है। कैसे? ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा जा रहा है, राइट? सो यू रिमेंबर दिस थिंग, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, सोशली इंक्लूसिव एंड दिस एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ भी हम आरबीआई वाले अपने मॉनेटरी पॉलिसी से कर सकते हैं। खैर, तो ये कुल मिला के ये सब करते करते 40% ऑफ द लोन शुड गो इन ऑल दिस सेक्टर्स, एंड अगर आपका रीजनल रूरल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक है देन 75% ऑफ योर लोन शुड गो देयर। प्रश्न, अगर ऐसा नहीं किया तो सजा क्या होगी? कोई भी भारतीय बैंक, कमर्शियल बैंक या कोई भी फॉरेन बैंक जिसकी भारत में 20 से अधिक ब्रांच है, मान लीजिए उन्होंने पूरे साल में 40 करोड़ रुपए ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में घुमाने थे, बट दे वर एबल टू गेट ओनली 30 करोड़ वर्थ लोन्स, तो बाकी जो 10 करोड़ का शॉर्टफॉल हुआ वो उन्होंने नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में देना होगा। वहां से नाबार्ड वो पैसा राज्य सरकारों को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन के स्वरूप में देगा, और फिर राज्य सरकार वो लोन से जो भी काम किया तो ब्याज और मुद्दल, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल नाबार्ड को देगा, और नाबार्ड वाले वो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल जो बैंक है उसका जितना था वो दे देगा। तो मतलब ये कोई पेनल्टी नहीं है, बट ये जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं 20 साल 30 साल बाद आपका पूरा ब्याज मुद्दल का पैसा वापस आएगा। सो लाइक दैट योर मनी गेट स्टक, तो बैंकों के लिए वो उस हिसाब से जरा मतलब हमारा पैसा वहां पर अटक गया है, लाइक दैट इट इज टाइप ऑफ सम इनकन्वीनियंस एंड पेनल्टी, ताकि वो इसको छोड़ के सीधा सीधा ही चलिए मैं किसान को लोन सीधी दे देता हूँ तो 3 साल में वापस आ जाएगा, मैं किसी बच्चे को एजुकेशन लोन देता हूँ सीधा 5 साल में वापस आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट, वो उसको मोटिवेशन मिले, इसलिए इस प्रकार का इनकन्वीनियंस पेनल्टी टाइप का प्रोविजन है। गुजरात के अंदर देयर इज वन नर्मदा डैम, ऑफिशियली उसका नाम क्या है? सरदार सरोवर डैम योजना। अब ये नर्मदा का पानी पश्चिम गुजरात, वेस्टर्न गुजरात के अंदर सौराष्ट्र, राजकोट, जामनगर, मोरबी वगैरह तक पहुंचाने के लिए पूरी कैनाल और वहां के लोकल डैम है वहां पर भी पानी मोटर से भरा जाएगा, एंड देन इट विल डिस्ट्रीब्यूट फॉर दिस ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। इसके लिए एक स्कीम है सौनी योजना। उसी प्रकार गुजरात के जो उत्तर गुजरात वाला इलाका है, बनासकांठा, अरवली, पाटन वगैरह, वहां पर नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए देयर इज वन सुजलाम सुफलाम योजना। तो इसके लिए पैसा किधर से आता है? थोड़ा सरकार अपने राज्य सरकार बजट से निकालती है, बाकी नाबार्ड वाले बैकएंड में जो ये बैंकों ने पीएसएल कोटा में शॉर्टफॉल था वो पैसा दिया था, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाबार्ड ऑपरेट करता है और वहां से पैसा लोन में गुजरात सरकार को दिया गया है। उसी प्रकार अलग अलग राज्यों को ये पैसा मिलता है, एंड अल्टीमेटली दे विल डू सच टाइप ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या इरिगेशन टाइप के प्रोजेक्ट्स। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ दिस आरआईडीएफ फ्रेमवर्क वर्क्स। उसके विपरीत कोई ऐसी फॉरेन बैंक जिसकी भारत में 20 से कम ब्रांच है और वो अपना कोटा नहीं पूरा कर पाए, देन दे विल हैव टू गिव द शॉर्टफॉल मनी टू सिडबी स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड, एसडीएफ, और वहां से भी राज्य सरकारों के ऐसे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और सिक इंडस्ट्री को मदद करने के लिए वो पैसा जाएगा। एक समस्या, एक्सिस बैंक, मान लीजिए कि वो उत्साहित है कि चलिए पूरे साल में हम जितना लोन का पैसा घुमा रहे हैं उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे, किसानों को, लघु उद्योग को वगैरह,
लेकिन अब एक्सिस बैंक की छोटे छोटे गाँव में तो ब्रांच होंगी नहीं, तो ये जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए सेपरेट 8% कोटा है वो कैसे फुलफिल करेंगे, राइट। तो उस केस में कि आपने कोटा फुलफिल नहीं किया तो चलिए अब आरआईडीएफ में पैसा डालिए और 20-30 साल तक आपका पैसा अटक गया, तो ये इनकन्वीनियंस प्राइवेट बैंक को फेस करना पड़ता है। सो देयर वर सम डिमांड्स कि इसकी कुछ दवा होनी चाहिए। अब देखिए एग्रीकल्चर में कितना जाना चाहिए, 10%, स्मॉल मार्जिनल फार्मर को 8%, तो कुल मिला के कृषि क्षेत्र में कितना जाना चाहिए, 10 + 8, 18% ऑफ द लोन मनी शुड गो टू दिस सेक्टर। लेकिन ये प्राइवेट बैंक वालों के ऐसा रीच नहीं होता है इन स्मॉल रूरल एरियाज, तो मदद के लिए क्या, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट 2016 अप्रैल से ये लागू हुआ। सिस्टम समझते हैं, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, मान लीजिए दोनों ही पूरे साल में 100 करोड़ लोन में घुमा रहे थे, तो मतलब कृषि क्षेत्र में कितना जाना चाहिए, 18% के हिसाब से 18 करोड़ इन्होंने देने थे। अब क्योंकि एसबीआई की तो ग्रामीण इलाकों में ब्रांच ज़्यादा है, मान लीजिए वो टारगेट से बढ़ के 20 करोड़ उन्होंने दे दिया, और एक्सिस बैंक की ब्रांच कम है, पेनिट्रेशन कम है, और वो केवल 16 करोड़ ही दे पाए। इस केस में एसबीआई के पास एक्सेस उन्होंने काम कर दिया है, तो उनसे ये पीएसएल कोटा, राजीव गांधी हमसे पीएसएल कोटा खरीद लो योजना, ये लेके आई आरबीआई, जिसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। बेसिकली एक्सिस बैंक का शॉर्टफॉल कितना है, 18 करोड़ देने थे लेकिन केवल 16 करोड़ दे पाए, तो 2 करोड़ का जो शॉर्टफॉल था उतने सर्टिफिकेट्स वो एसबीआई से खरीद ले और उनका काम हो गया। दैट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। ये काम कैसे होता है, चीज वस्तु हम ऑनलाइन कहाँ से खरीद सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से। उसी प्रकार ये सभी कमर्शियल बैंक है तो उनके करंट अकाउंट होते हैं आरबीआई के अंदर, तो उसका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर आरबीआई का था ई कुबेर, तो ये सभी बैंकों की ई कुबेर के अंदर अकाउंट होते हैं, उसके मार्फत ये पूरा लेन देन इस प्रकार से चलता है। व्हाट आर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, एसबीआई के पास जो लोन पेपर हैं उसके हिसाब से वो नए सर्टिफिकेट जनरेट करती है जिसकी वैलिडिटी होती है 1 फाइनेंशियल ईयर तक। सो दे आर शॉर्ट टर्म अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और वो इस प्रकार से बेचे जाते हैं ताकि दूसरी बैंक वाले शॉर्टफॉल में अपना कोटा फुलफिल कर सके और पूरा दंड में पैसा आरआईडीएफ में ना देना पड़े। अब आप समझिए कि एक्सिस बैंक को तो इसकी गरज होगी कि हमें दंड में पैसा देना पड़ेगा, लेकिन एसबीआई को क्या चाव है कि वो एक्सिस की मदद करे, वो इसलिए क्योंकि जब वो सर्टिफिकेट बेचेंगे तो उन्हें सेलर फी मिलेगी, तो वो अलग से, मतलब बैक एंड में लोन में तो ब्याज मिल ही रहा है, बट यहाँ एक्सिस बैंक से भी थोड़ा मुनाफा कमाने को मिलेगा। अब ये सेलर फी कितनी होती है, कितना मुनाफा मिलता है, दैट पीएचडी वी डोंट हैव टू डू, बट इतना समझिए कि इस प्रकार से कोटा में जो भी शॉर्टफॉल है उसे फुलफिल करने के लिए सिस्टम चल रहा है। एंड अल्टीमेटली जो किसान ने लोन लिया है उसके लोन पेपर्स, क्रेडिट, रिस्क, एसेट, कैश फ्लो, वो तो ओरिजिनल बैंक के पास ही रहेगा, नई बैंक के पास तो उस हिसाब से नए केवल सर्टिफिकेट जनरेट होके ही आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए दिवाली वैकेशन के अंदर मैंने अपना असाइनमेंट खत्म किया और वो एक दूसरा असाइनमेंट भी मैंने लिख दिया और वो असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूँ, तो आपने अपना, टीचर से आपको डांट नहीं पड़ेगी, लेकिन जो ज्ञान है वो तो सारा मेरे पास ही रहेगा, राइट। सो जस्ट लाइक दैट, एक्सिस बैंक ने काम नहीं किया लेकिन उसको डांट नहीं पड़ेगी नाबार्ड के आरआईडीएफ फंड में, बट बैकएंड में जो भी कैश फ्लो वगैरह वो किसान का एसबीआई के पास ही जाएगा। तो इस प्रकार की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट 4 प्रकार के बिकते हैं। फॉर एग्रीकल्चर 10% कोटा है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर 8% कोटा है, माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5% कोटा है, एंड ओवरऑल 40% कोटा है। तो आपकी बैंक में जिसका भी कोटा फुलफिल नहीं हो रहा है उस हिसाब के आप सर्टिफिकेट खरीद के वो अपना होमवर्क खत्म कर सकते हैं। और ये उस खरीद बेच करने वाले कितने लोग होते हैं, 4 टाइप ऑफ प्लेयर्स आर इन्वॉल्व, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लोकल एरिया बैंक्स। और ये पूरी खरीद और बेच का काम किधर होता है, अमेजॉन पे नहीं, आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे। तो मित्रों ये था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसे क्रेडिट रेशनिंग भी बोल सकते हैं। रेशनिंग का मतलब कि वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड वगैरह देशों में कि कम से कम एक फैमिली को इतना केरोसिन तो मिलेगा ही। सो लाइक दैट यहाँ सेंट्रल बैंक बोल रही है कि कम से कम एक क्षेत्र को इतना तो पैसा, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर 18% तो मिलेगा ही, माइक्रो एंटरप्राइज एंड खादी विलेज इंडस्ट्री कम से कम 7.5% ऑफ ऑल द मनी विल गो टू यूएन, लाइक दैट। तो ये रेशनिंग है। अब वहां पर अगर कि जैसे केरोसिन बाजार भाव में मिले और केरोसिन सस्ते भाव में मिले, तो जब लोन आपको सस्ते भाव में दिया जाए तो वो जो बीच में सब्सिडी मिल रही है, तब वो सब्सिडी आरबीआई खुद नहीं दे रही है, दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब रेशनिंग के अंदर सस्ते ब्याज में लोन देना शुरू किया जाए, वहां पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर
सरकार की फिजिकल पॉलिसी ओवरलैप होना शुरू होती है। 1968 में आप याद करिए सबसे पहली बार आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर ये शब्द का प्रयोग किया था, और उसी साल सरकार द्वारा भी कि एक्सपोर्टर्स जो भी लोन ले रहे हैं बैंकों से वहां उनको थोड़ी ब्याज के ऊपर हम सब्सिडी देंगे। सो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर फिजिकल पॉलिसी ओवरलैप होना शुरू हो जाती है। उसके बाद 72 में डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम फॉर लो इनकम हाउस होल्ड, गरीबों को सस्ते ब्याज में सरकारी बैंकों से पैसा मिल सके, इस प्रकार की स्कीम सरकार ने घोषणा की। 2006 के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर द फार्मर्स, और नोटबंदी के बाद 2016 में होम लोन के ऊपर भी इस प्रकार का इंटरेस्ट सबवेंशन। ये क्या है अभी देखते हैं। व्हाट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? एग्रीकल्चर के अंदर 2006 से ये शुरू होता है कि कोई किसान पब्लिक सेक्टर बैंक, इवन प्राइवेट सेक्टर के शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से अप टू 3 लाख रुपए क्रॉप लोन के लिए लेके आता है, तो बैंक वाले उसको 7% ब्याज में देंगे, और वहां पर सरकार अपनी तरफ से 2% ब्याज पे करेगी, और अगर किसान नियमित रूप से अपना भुगतान कर रहा है बाकी का, तो सरकार एडिशनली 1% और अपनी तरफ से ब्याज पे करेगी। सो व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर द फार्मर? 7 - 2 - 1 = 4%। तो सस्ते ब्याज पे इस प्रकार से लोन मिल रही है, दैट इज द इंटरेस्ट सबवेंशन। इसके अलावा नोटबंदी के बाद एक और अनाउंसमेंट किया गया कि जिन किसानों ने कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, गांव में जो होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पर से जिन जिन किसानों ने उधारी में पैसा लिया है, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद 60 डेज तक जो भी उनके ऊपर ब्याज चढ़ा होगा वो सरकार अपनी तरफ से पे करेगी। सिमिलरली नोटबंदी के बाद होम लोन के ऊपर भी सरकार इस प्रकार से इंटरेस्ट सबवेंशन लेके आती है कि 2 लाख का अगर होम लोन होगा तो उस पर 2% सबवेंशन, 9 लाख पे इतना, लाइक दैट। खैर एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब आप जो बैंक से लोन में पैसा ले रहे हैं उसमें से कुछ पैसा सरकार अपनी तरफ से पे करे, लाइक दैट सम इंटरेस्ट सब्सिडी इज बीइंग गिवन। खास करके एग्रीकल्चर लोन्स के ऊपर सरकार इस प्रकार का भार ज़्यादा देती है, जैसे कि 2015 बजट में बोला गया कि 8.5 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को देंगे और प्लस द इंटरेस्ट सबवेंशन। 2016 में कि 9 लाख करोड़ दिए जाएंगे। 2017 बजट में बोला गया है कि किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए इस प्रकार से लोन में दिए जाएंगे। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, हर साल टारगेट बढ़ा रहे हैं। सो इट इज इंक्रीमेंटलिज्म। इंक्रीमेंटलिज्म इन बजट मेकिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि अदरवाइज अगर सेम टू सेम रखा, 9 लाख का 9 लाख इधर भी रखा होता, या फिर कि कम कर देते, तो विपक्ष वाले मीडिया वाले मुद्दा बना देते कि सरकार कृषि विरोधी है वगैरह। सो दिस टाइप ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अगर आप देखिए 2016 से 17 लोन अमाउंट में 11% का जम हो रहा है, राइट, 9 to 10, और उसके सामने सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितना ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट किया है, दे आर प्रोजेक्टिंग कि 4% ग्रोथ रेट होगा। तो अगर इतना ढेर सारा पैसा दिया जा रहा है और हर साल इतना इंक्रीमेंटलिज्म हो रहा है, देन व्हाई इज एग्रीकल्चर नॉट ग्रोइंग मोर देन 4%? पहला सवाल। और दूसरा, अगर इतना सारा पैसा अगर दिया जा रहा है किसानों को, तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? लेट अस सी। जब बजट में बोला जाता है कि ये 10 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को लोन में देंगे, तो असल में ये काम कैसे किया जाता है? ऊपर से सरकार पैसा देगी नाबार्ड को, और नाबार्ड ये पैसा कमर्शियल बैंकों के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक को देगा और रीजनल रूरल बैंक को देगा। अब ये पैसा उधर से नीचे जाएगा, पर इतने सालों तक हम पाते हैं कि एज सच आरबीआई का नियम था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, बट ज़्यादातर शहर के नज़दीक रहने वाले या गांव में जो बड़े किसान हैं वही सारा पैसा लेके जाते थे। सो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वे नॉट गेटिंग द मनी, और वो श्रॉफ एंड साहूकार मनी लेंडर के पास जाते थे, एंड देन दिस कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एंड सुसाइड प्रॉब्लम्स। आरबीआई ने इस बात के संज्ञान में लिया और 2015 में नियमों में सुधार किया कि एज सच 40% पीएसएल इज देयर, वहां पर 10% एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए एडिशनल 8% का प्रावधान किया गया ताकि ऐसे लोगों को पैसा मिल सके। एक बात। इसके अलावा नाबार्ड से पैसा कोऑपरेटिव बैंक में भी, और वहां से किसानों की मदद के लिए रूरल बैंक में जाता है। अब रूरल कोऑपरेटिव बैंक की हायरार्की क्या होती है? सबसे ऊपर होता है स्टेट कोऑपरेटिव, फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और गांव के अंदर होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अपन यहाँ समस्या ये है कि नीचे गांव में जो सोसाइटी है तो सभी लोग उसके मेंबर होते हैं, 1 member गेट्स 1 vote एंड लाइक दैट दे विल डिसाइड द थिंग्स। तो स्वाभाविक है गांव के अंदर जो भी डोमिनेंट कास्ट या डोमिनेंट पॉलिटिकल ग्रुप होगा
दे विल कैप्चर द एंटायर मूवमेंट, और ऊपर से जो पैसा है बस उनके ही चहीते लोगों को दिया जाएगा। सो अगेन पैसा सही जगह पर जा नहीं रहा था। इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यहां पर फिट किया जाएगा। ऐसा क्या, देखिए आरबीआई के पीएसएल के नियम कमर्शियल बैंक को लागू होते, कोऑपरेटिव को लागू होते नहीं, तो वहां तो कुछ अलग से करना था। सो इन द लेटेस्ट बजट 2017, द बजट फॉर बेटर इंडिया, सरकार ने ये बोला है कि गांव में जो होते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और जिले में क्या होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इन दोनों के बीच कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फिट किया जाएगा। और ये सिस्टम फिट करने के लिए नाबार्ड को अलग से 1900 करोड़ रुपए और 3 सालों का डेडलाइन दिया गया है, ताकि जो भी पैसा जाए उसका ऑनलाइन सारा मॉनिटरिंग हो जाए कि कौन से अकाउंट में क्या जा रहा है। एंड बैक एंड में यू कैन थिंक ऑफ कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर के भी अब जनधन अकाउंट बने होंगे, बैक एंड में उनका आधार के साथ आधार सीडिंग भी हो जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा कि क्या सही में लाभार्थी को पैसा जा रहा है या फिर कि केवल सम डोमिनेंट ग्रुप्स आर कैप्चरिंग द मूवमेंट। सो लाइक दैट स्पीड, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और काम अच्छे से हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको एग्रीकल्चर के अंदर लोन की समस्या या ऐसा कुछ एग्जामाइन क्रिटिकली ऐसा मुख्य परीक्षा में पूछा जाए, तो आपने ये सारी बातों का मतलब जिक्र करना है कि अब तक ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को पैसा नहीं जा रहा था डिस्पाइट द इंक्रीमेंटलिज्म इन द बजट मेकिंग, बट नाउ सम रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन। जैसे 2015 में आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में सुधार किए, इंटरनल कोटा है एग्रीकल्चर का 10%, स्मॉल मार्जिनल फार्मर का 8% अलग से। उसी प्रकार 2017 बजट में सरकार ने अपनी तरफ से कि ये कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम फिट करवाएंगे, दैट इज ऑल्सो स्टेप इन दिस डायरेक्शन। तो मतलब कि एग्जामाइन क्रिटिकली का मतलब क्रिटिसाइज करना ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस एग्जाम इज फॉर सिविल सर्विस, इज नॉट फॉर हायरिंग कॉलमनिस्ट इन द हिंदू न्यूज़पेपर। इसलिए क्रिटिकली एग्जामाइन में आपने की क्या समस्या थी और साथ साथ की क्या अच्छा बुरा कुछ कदम उठाए हैं कि नहीं। सो इफ समथिंग इज देयर देन यू हैव टू मेंशन इट इन द आंसर। सेकंड प्रॉब्लम वाज मार्च रश। पीएसएल का फंडा क्या है, पूरे साल बैंक जो लोन में पैसा घुमा रही है उसका कुछ प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए। तो पूरा साल मतलब फाइनेंशियल ईयर, तो उन्होंने रिपोर्ट करना पड़ता था आरबीआई को एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हमेशा लास्ट क्वार्टर दैट इज जनवरी टू मार्च, वहां पर बैंक वाले ज्यादा दौड़ा दौड़ी, लेसन खत्म नहीं हुआ क्या करेंगे। सो दे विल गिव बिगर टारगेट्स टू देयर मैनेजर, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करिए, कोटा फुलफिल करना है। सो दे विल ऑर्गेनाइज सम लोन कैंप्स, और किसानों को अगर लोन में पैसा नहीं चाहिए तो भी जबरदस्ती हाथ में थमा दिया जाएगा कि अभी ले ले वरना बाद में नहीं देंगे। तो आप समझिए जनवरी में किसान को सपोज ही डजंट वांट, वो अभी सॉइंग का सीजन आया नहीं है, उसको सीड फर्टिलाइजर खरीदना नहीं, फिर भी उसको बैंक से लोन मिल गया है, तो क्या होगा, पैसे का मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। वो किसान ऐसे ही मतलब उलझुल काम में कि कुछ सोशल इवेंट, शादी ब्याह में ज़्यादा खर्चा कर दिया, कुछ मोबाइल परचेज, होम रिपेयर, पिलग्रिम में चले जाएंगे लाइक दैट, और फिर पैसा इस प्रकार से लोन का खत्म हो गया, और जब असल में सीड फर्टिलाइजर के लिए जरूरत पड़ेगी उनके पास होगा नहीं, एट दैट टाइम दे विल हैव टू अप्रोच द मनी लेंडर्स एंड देन दिस एंटायर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 36%, और कैसे भी सुसाइड के प्रॉब्लम आते हैं। इससे लड़ने के लिए आरबीआई ने ये किया, एनुअल रिपोर्टिंग तो करना है लेकिन साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी बैंकों ने करना पड़ेगा, और उस हिसाब से जो बैंक वाले 4th क्वार्टर के अंदर मार्च रश कर रहे हैं उसके कुछ जवाब मांगे जाएंगे वगैरह। खैर वो टेक्निकली कैसे काम होगा पीएचडी हमने नहीं करना, बस इतना आपने आंसर में लिख देना है कि अर्लियर इट वाज एनुअल रिपोर्टिंग, अब क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी साथ साथ देना पड़ेगा ताकि ये मार्च रश से बचा जा सके, और किसान को जब सही में आवश्यकता हो वो वाले क्रॉप सीजन के अंदर उसको पैसा लोन में मिले। What else are the problems with this agriculture loans? हमने देखा कि 2006 से ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है कि 7% ब्याज पे बैंक किसान को लोन देगी, वहां पर 3% ब्याज सरकार भरेगी और किसान को 4% में ही पड़ेगा। अब कुछ आलसी किसान ऐसे भी होते हैं जो बैंक से वो 4% में इस प्रकार से लोन में पैसा ले लिया और उसी का 7% में बैंक के अंदर ही फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल देंगे, तो बिना कुछ मजूरी किए उनको तो बैठे बिठाए 3% मुनाफे में पैसा मिल रहा है। आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक दीपक मोहंती कमेटी बनाई थी इन द ईयर 2015। दीपक मोहंती ने इस समस्या का उल्लेख किया और बताया कि रादर देन गिविंग द इंटरेस्ट सबवेंशन, गवर्नमेंट शुड गिव सम टाइप ऑफ यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडी। खैर वो बात को तो माना नहीं गया, तो ये अभी आया नहीं। एंड लास्टली दिस लोन वेवर्स एंड इंटरेस्ट वेवर्स, ये दिए जाते हैं बट इसके चलते किसानों की आदत बिगड़ जाती है कि वो तो चुनाव आएंगे तो हमारी लोन माफ कर दी जाएगी, सो देयरफॉर वो लोन में पैसा लेके आते हैं बट उसका बराबर से वो जो एक प्रोफेशनल कंपनी वाला जैसे उसके पैसे की मदद से अपना काम करेगा, वो ऐसे ही कुछ देखेंगे क्या होता है,
एंड दे आर नॉट वेरी कीन, सो प्रोडक्शन में इंप्रूव कैसे करूं उस पर काम करते नहीं, देयरफॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं एंड दिस एनपीए प्रॉब्लम वगैरह। खैर वो एनपीए के अलग लेक्चर में उसकी बात करेंगे। सो अगर ये आपको कुछ प्रश्न पूछा जाए कि एग्रीकल्चर में डिस्पाइट दिस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाई आर वी अनेबल टू ग्रो बियॉन्ड 4% या क्यों किसान सुसाइड करता है वगैरह, सो ये सारे भी कारण है, दूसरे भी स्ट्रक्चरल बॉटलनेक है। बट माय पॉइंट इज एग्जामिन क्रिटिकली का मतलब क्रिटिसाइज करना है ऐसा नहीं, अच्छा बुरा जो भी हुआ उसका पूरा एक विवरण करना है और फिर आपने अपनी फाइंडिंग्स प्रस्तुत करनी है। सो फ्रेंड्स लाइक दैट हम पढ़ रहे थे मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स, जिसके अंदर क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और उसके साथ साथ ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड क्रेडिट रेशनिंग दोनों बेसिकली एक ही बात है, वो हमने देख लिया। अब वहां पर क्रेडिट रेशनिंग के नाम पे आरबीआई तो केवल ये तय करती है कि कहाँ कितना पानी भेजना है लोन का, अगर वहां पर कुछ ब्याज सस्ता कर दिया जाए दैट इज सबवेंशन या सब्सिडी, दैट इज पार्ट ऑफ द फिजल पॉलिसी, तो उसे हम यहाँ ऐसे नहीं गिन सकते। खैर यहाँ तक हमने खत्म किया। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द रिमेनिंग ऑफ द क्वालिटेटिव टूल्स। ये कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, लोन टू वैल्यू, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन।